अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल अक्सर एकेडमी में। नाउ हम लोग अभी कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? हम 3 सबक हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा सबक की शुरुआत करने वाले हैं और ये जो सबक है हमारा, ये 12वीं जमात का सबक है और 12th क्लास का ये सबक है जिसको कहा जाता है तौलीदी सेहत और उसी को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो सबक हम पढ़ रहे हैं, मैंने इससे पहले भी आपको एक पूरा टेबुलर फॉर्म में ये बताया था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है या हमारी मनसूबाबंदी किस तरह से चल रही है या मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि अभी हमने जो सबक पहला स्टार्ट किया था या एनसीईआरटी ने भी जिस अंदाज में सीक्वेंस दी है वो क्या है। तो पहला जो सबक है 12वीं का वो क्या है? वो है जानदारों में, जी मौलाना क्या है? अरे जानदारों में तौलीद, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला सबक का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद ये पहला सबक है। पहले सबक के बाद जो दूसरा सबक है वो क्या है? फूलदार पौधों में जिनसी तौलीद, है ना। हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा सबक जो हमने पढ़ा वो क्या है? इंसानी तौलीदी निज़ाम। ठीक है, मैं उसको पूरा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो याद रहे, जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ अब ये 3 सबक हमारे हो चुके हैं। अब इन 3 सबक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मुतालिक बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसी से रिलेटेड अब एक चौथा चैप्टर है, बाब नंबर 4। क्या है? बाब नंबर 4, जिसको क्या कहा जाता है? तौलीदी सेहत। मीन्स ये पूरा एक ग्रुप है। अगर आप इस ग्रुप को अच्छी तरह से समझ ले तो इसका मतलब ये है कि आपने कंसीडर कर लिया कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 2 आ गए। कितने क्वेश्चन की तैयारी हो गई आपकी? 9, 10, 11। 11 मतलब कितने का मार्क की तैयारी हो गई? 44। कितने मार्क की तैयारी हो गई आपकी? 44। अगर आपने अब कंसीडर कर लीजिए कि यहां से अगर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां से अगर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और यहां से अगर 2 भी आते हैं और यहां से अगर 2 भी आते हैं तो 14 मार्क। 14 को मल्टीप्लाई करिए मौलाना। अरे 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? कितने मार्क की तैयारी हो गई? 56। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो बेसिकली तैयारी जिस तरह की हमारी चालू है, तो खास करके वो स्टूडेंट जो उर्दू जबान में नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लान है कि आप क्या करें, आप इस ग्रुप को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लें, क्योंकि सारी बातें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तौलीद से रिलेटेड है, तो एक दूसरे के साथ उनको कोरिलेट करके याद करने में आसानी होगी, जोड़कर याद रखने में क्या होगी? आसानी होगी। इसलिए अब हमारा जो चौथा सबक स्टार्ट होने वाला है वो है तौलीदी सेहत और वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इसको याद रखना, मेमोराइज करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है। नाउ सबसे पहली बात कि यहां पर जब इंट्रोडक्शन हो रहा है इस सबक का, ये सबक का पूरा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में जो बातें बताई वाली है उसमें कौन कौन सी बात है कि हमने जो सबक नंबर 3 है जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इंसान के तौलीदी निज़ाम, और उसके मामले में हमने बहुत सारी बातें की। अब इसी से जुड़े एक और मौजू की हम बात करने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं? तौलीदी सेहत। अब सवाल ये आता है कि जैसे हम तौलीदी सेहत बोलते हैं तो इसके हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? तो तौलीदी सेहत जैसी हम बोलते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि हम किसी सेहत के मामले में बात कर रहे हैं। तौलीदी सेहत की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते होते हैं? हेल्थ की बात कर रहे होते हैं या सेहतमंद तौलीदी की बात कर रहे होते हैं। और स्पेशली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? तौलीदी आज़ा की बात कर रहे हैं और उनके नॉर्मल अफ़ाल की जानिब हम इशारा कर रहे हैं। यानी तौलीदी आज़ा का मतलब क्या हो गया? अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में होगा
टेस्टिस, पेनिस, है ना, ये सारे। और फीमेल की अगर बात करेंगे तो उसमें होंगी ओवरीज यानी भैंसेदान और वजाइना एटसेट्रा, ये सारे ऑर्गन्स हमारी। नहीं, हम सिर्फ तौलीदी आज़ा की सेहत से मुतालिक यहाँ बात नहीं करने वाले, बल्कि पूरी चीजें, पूरी चीजों का मतलब क्या है कि उन आज़ा की हिफाजत से लेकर उन आज़ा के जरिए, मतलब जो बेबी पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी सेहत और उसका रहन सहन तक हम वहां तक बात करने वाले, इतनी डिटेल में इस सबक के अंदर हम बात करने वाले। तो इसका पसे मंजर बहुत ज्यादा क्या है, वसी है, बहुत फैला हुआ है। अब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि तौलीद जो है ये जज्बाती और समाजी पहलुओं को शामिल रखता है। अगर आपको जज्बाती ताल्लुक की बात करना है या समाजी ताल्लुक की बात करना है तो मैं छोटी सी कंडीशन बताता हूँ कि अगर किसी घर में कोई फैमिली के अंदर अगर कोई लड़का या लड़की, आमतौर पर इस तरह की बात जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल से रिलेटेड होती है, अगर वो बांझ हो या उसको कोई बेबी नहीं हो रहा हो, या फिर ये है कि उसके पेट में तकलीफ हो, तो आमतौर पे हमारे सामने ही समझा जाता है कि खाने में कोई तकलीफ है। लेकिन वो जो पेट की तकलीफ है वो एसटीडी, यानी एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर से भी होता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, हमको पता नहीं चलता, उससे भी होती है। तो एक तो जज्बाती पहलू जो है, दूसरा समाजी होता है कि सोसाइटी या समाज उसके साथ क्या बिहेवियर करने वाला है। तो इस तरह से ये पूरे एस्पेक्ट को कवर करता है। तो ये बहुत बड़ा वसी एक टॉपिक है जिसको हमको समझना है। हालांकि ये जो पूरा टॉपिक है ये थेरोटिकल है, यानी सिर्फ आपको इसको रीड करना है और पढ़ना है, बाकी इसमें कोई बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए याद रखना है कि अगर हम तौलीदी सेहत की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ तौलीदी अज़ा या उसके नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल अफ़ाल नहीं है, बल्कि इसका वसी मंजर है। और वसी पस मंजर क्या है कि तौलीद से रिलेटेड जज्बाती और समाजी पहलुओं को भी इसमें क्या रखा गया है, शामिल रखा गया है। अब एक एनजीओ है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने सुना होगा WHO के मुतालिक अगर हम बात कर दें तौलीदी सेहत का मतलब क्या है, तो बच्चों इस डेफिनेशन को आपको बाय हार्ट लर्न करना, यानी आपने बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर सेंटेंस आए तो डायरेक्टली ऐसी सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस बात को याद रखना है कि WHO के हिसाब से तौलीदी सेहत की तारीफ क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें याद रखना है कि तौलीद के तमाम पहलुओं में मुकम्मल आफियत, यानी जिस्मानी, जज्बाती, रवैया जाती और समाजी, ये पूरे पहलुओं को उन्होंने क्या किया है, WHO ने कहा है कि ये तौलीद है। क्या है? तो कौन कौन से हैं? मुकम्मल आफियत की वो बात करते हैं, यानी जिस्मानी, जज्बाती, रवैया जाती, यानी उनका बिहेवियर क्या होगा उसकी भी बात हो रही है, और समाजी। इसलिए इस सारे एतबार से हम ऐसे समाज को क्या कह सकते हैं, सेहतमंद कह सकते हैं, जिसके लोगों के तौलीदी आज़ा जिस्मानी और अमली तौर पर मामूल के मुताबिक हो, और जिनसे मुतालिक तमाम उमूर में भी इनके जज्बाती और रवैया जाती तामुलात मामूल के मुताबिक हो। तो अब पूरी जो डेफिनेशन है उसको आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? WHO के मुताबिक तौलीदी सेहत का मतलब क्या है, तौलीद के तमाम पहलुओं में मुकम्मल आफियत। कहाँ कहाँ पर? जिस्मानी, जज्बाती, रवैया जाती, समाजी। इस एतबार से अगर तौलीद की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं एक समाज की, एक सोसाइटी की जो बहुत सेहतमंद हो। फिर इस सोसाइटी के अंदर जो लोग होंगे वो लोग कैसे होंगे, उनके पास जो तौलीदी आज़ा है जिस्मानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी वो क्या होंगे, मामूल के मुताबिक हो। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को एड्स की बीमारी है तो जिस्मानी जिनसी तौर पर वो क्या है, मजबूत नहीं है, या किसी के अंदर स्पर्म काउंट कम है, या किसी के अंदर फीमेल है उसके बॉडी के अंदर एग का जो फॉर्मेशन है, जिसको नॉर्मली फीमेल की केस में कहा जाता है बीमारी, अभी नाम याद आया था भूल गया, ठीक है मैं आगे बताता हूँ, कि उनके अंदर मामूल के मुताबिक अगर ना हो तब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो जो समाज है वो हेल्दी है, मतलब वो डिजीज वाला समाज है, वहां पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप की क्या है, बीमारियां है, मतलब वो तौलीदी लेवल पे सेहतमंद नहीं है। तो WHO के मुताबिक एक सेहतमंद समाज की तामीर जरूरी है, जहां पर जो तौलीदी अज़ा है वो जिस्मानी तौर पर, अमली तौर पर क्या हो, मामूल के मुताबिक हो, और जिनसे मुतालिक तमाम उमूर में लोगों को अवेयरनेस हो, लोग जानते हो
कि जो जिनसी सेहत है वो उसको किसको जिनसी सेहत कहा जाता है, किस तरह के जिनसी ताल्लुकात लोगों के दरमियान होना चाहिए। और फिर उसके बाद रवैया जाती तामुलात, रवैया जाती मीन्स बिहेवियरल, लोगों को मालूम हो कि किसके साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे तौलीदी सेहत। तो तौलीदी सेहत को कायम रखना क्यों अहम है और इसके हुसूल के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं, हम इनको इस पूरे सबक में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, इस एतबार से भी है कि हमारे लिए इसको समझना एक अच्छी बात है, प्लस ये एक बेहतर सोसाइटी के लिए जरूरी है। नहीं तो अगर ये चीजें लोगों को नहीं मालूम रहेंगी तो एक तो ये होगा कि सेक्सुअल रिलेटेड बीमारियां आम होगी, दूसरा अगर सेक्सुअल बिहेवियर किस तरह से होता है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है अगर हम ये लोगों को नहीं बताएंगे, तो जो आज हमारे समाज की प्रॉब्लम है कि लोगों की नजरें नीचे नहीं है, इफ्फतें बची हुई नहीं है, लोग बेराहवी की तरफ बढ़े हुए हैं, ये सारे मसाइल हम फेस करेंगे। तो एक तरह से ये चैप्टर एक अच्छी उम्र की, यानी अब जिस उम्र में हम लोग जा रहे हैं उन उम्र के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, लेकिन इनसे छोटी उम्र के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। मतलब ये उनकी सोच को किसी और तरफ डाइवर्ट करेगा। आपकी सोच के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। नाउ इसी को एक चीज को मैं जो WHO की डेफिनेशन है उसको यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बार समझा देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग। अब टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। देखिए चार बातें आपने यहाँ पर याद रखना है। कौन कौन सी याद रखना है? फिजिकल पहला, दूसरा याद रखना है आपने इमोशनल, तीसरा बिहेवियरल, और फोर्थ आपने रखना है जो समाज से रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं सोशल। ये सारी वेलबींग्स अगर है तो हम बोलेंगे कि क्या है, एस्पेक्ट्स है, यानी हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव लेवल पे ये जो सोसाइटी है बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको याद रखना है कि जब भी रिप्रोडक्शन की हेल्थ की हम बात करेंगे तो उसका मतलब क्या रहेगा, जिस्मानी, जज्बाती, रवैया जाती मतलब बिहेवियरल, और समाजी तौर पर मुस्तहकम या मजबूत समाज, उसको हम क्या कहते हैं, तौलीदी सेहत। ठीक, साजिदा क्या समझ में आया? क्या सवाल है आपका? मेरे नहीं समझ में आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने मैसेज में टाइप किया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल रहे हैं क्या? ओके ओके ठीक, चलिए। आपने लेट ज्वाइन किया इसलिए आपको मालूम नहीं था कौन सा सबक चल रहा है, ये पूछ रहे हैं आप। ठीक, ठीक है, मेरे को लगा कोई डाउट है आपका ना। अब हम बात कर रहे हैं जो तौलीदी सेहत है उसके अंदर सबसे पहले उस तौलीदी सेहत से मुतालिक मसाइल की और तौलीदी सेहत से मुतालिक तदाबीर की। ना अगर हम हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं तौलीदी सेहत के मसाइल की और तदबीर की, तो हिंदुस्तान के अंदर हम क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत पॉपुलेटेड मुल्क है, यानी यहाँ पर क्या है, कसीर आबादी। हिंदुस्तान ये कसीर आबादी वाला देश है, तो अब यहाँ पर जो तौलीदी सेहत होगी वो बहुत मसाइल वाले होंगे। तो इन मुल्कों में से एक है जिन्होंने एक समाजी मकसद के तौर पे तौलीदी सेहत को हासिल करने के लिए कौमी सतह पर अमली मंसूबे और प्रोग्राम तैयार किए। यानी क्योंकि ये कसीर आबादी है इसलिए यहाँ पर क्या बनाए गए, यहाँ पर बहुत सारे मंसूबे बनाए गए, और ये सारे मंसूबे किस सतह पर है, ये सारे मंसूबे कौमी सतह पर बनाए गए। ये सारे प्रोग्राम्स जो है ये कौमी सतह पर बनाए गए। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा मंसूबा या कौन सा प्रोग्राम है, ये किस दहाई में बनाया गया और क्या नाम है। तो जैसे मंसूबा बंदी है कि ये जो प्रोग्राम है जिन्हें खानदानी मंसूबा बंदी कहते हैं। एक जो मंसूबा है वो क्या है, खानदानी मंसूबा बंदी। आमतौर पर हम उसको सुनते रहते हैं फैमिली प्लानिंग।
आम तौर पर हम क्या सुनते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, क्या सुनते रहते हैं हम, फैमिली प्लानिंग। तो आमतौर पे हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी मुल्क के अंदर बहुत सारे मंसूबे और प्रोग्राम बनाए गए, कौन सी सतह पर, कानूनी कौमी सतह पर, और उनमें से एक जो प्लान है उस प्लान का नाम क्या है, खानदानी मनसूबा बंदी। और हम सुनते भी रहते हैं ये खानदानी मनसूबा बंदी के लिए अक्सर जो अल्फाज हमारे पास बोले जाते हैं, हम दो हमारे दो, है ना, ये वाला जो मंसूबा है उसकी बात हो रही है। तो ये जो मंसूबा बंदी है ये कब किया गया था, ये किया गया था 1951। कब किया गया ये, 1951 यानी 1951 में ये किया गया। फिर पिछली दहाइयों में अगर आप देखेंगे, यानी हर 10 साल पिछले अगर आप जायजा लेंगे, तो वक्फे वक्फे से इसमें बहुत सारी क्या होती गई है, तब्दीलियां होती गई है, उसमें बहुत सारी चीजों को क्या हुआ, चेंज किया गया। उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब अगर हम ये कहते हैं कि अब तौलीद, मतलब ये है कि ये प्रोग्राम होते थे, मंसूबा होते थे पहले जमाने में, लेकिन अब क्या हुआ, अब एक बाज़ाब्ता इसके लिए पूरा शोबा बनाया गया, इसके लिए पूरा एक ब्रांच बनाया, एक पूरा क्या बनेंगे, डिपार्टमेंट बनाया गया। तो अब तौलीद से मुतालिक वसी तर शोबों में इस्लाह शुदा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिन्हें तौलीद और बच्चा सेहत प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, तौलीद और बच्चा सेहत यानी निगहदाश्त। तो इसको कहा जाता है RCG प्रोग्राम, क्या कहते हैं, सॉरी RCH प्रोग्राम। कौन सा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या बोला जाता है इसको, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल की गाड़ियां वगैरह होती है, इस पर इस तरह का सिंबल होता है, ये सिंबल आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों के ऊपर। तो समझ जाना है कि ये गाड़ी जो है या ये जो हॉस्पिटल है ये किसका है, ये उस शोबे के तहत चलता है या प्रोग्राम के तहत चलता है, जिसमें क्या डिसाइड किया गया कि खानदान की क्या होगी, मनसूबाबंदी होगी, क्या होगी, फैमिली प्लानिंग होगी, उसके तहत एक पूरा शोबा चलता है, ठीक है। नाउ इन प्रोग्राम के तहत खास खास काम लोगों में तौलीद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आगाही पैदा करना और तौलीदी एतबार से एक सेहतमंद सोसाइटी की तामीर के लिए सहूलतें और मदद फराहम करना। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, जैसा आप देखेंगे कि अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में कहीं गए होंगे, तो अभी आजकल एक वो चल रहा था, स्कीम चल रहा था, अभी वो शायद बंद हो गया, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से चलता था। इससे पहले वो राजीव गांधी के नाम से चलता था, जिसमें ये होता था कि अगर कोई लेडी हॉस्पिटल में आती है डिलीवरी के लिए, तो उसको डिलीवरी के लिए जो सहूलतें हैं वो सारी फराहम करना। इसी तरह से है कि कोई अगर सीजर के लिए आ जाता है तो उसकी सहूलतें फराहम करना, और साथ ही साथ उनको क्या करना, मदद करना, यानी उसके लिए जो पैसा लगने वाला है, जो खर्च लगने वाला है, ताकि वो जो बच्चा हो रहा है उस बच्चे की भी सेहत बाकी रहे और वो जो मदर है उस मदर की भी क्या रहे, सेहत बाकी रहे। तो इस तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट के जरिए चलाए जाते हैं। तो वो कब शुरू हुआ, 1950 में, किस नाम से हुआ, फैमिली प्लानिंग। और हमारे पास आज जो उसका एक बाज़ाब्ता पूरा शोबा है जो इन सारे कामों को देखता है, वो क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH। याद रहेगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या बोला जाता है उसको, इंग्लिश में बोला जाता है तौलीद और बच्चे की निगहदाश्त, यानी परवरिश। निगहदाश्त का मतलब क्या होता है, परवरिश, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है, उसके लिए अक्सर ये होता है कि हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के प्रोग्राम के साथ साथ कुछ सोशल मीडिया के जरिए, या हम ये कहेंगे कि जो कुछ आलात है उनके जरिए भी क्या किया जाता है, मदद ली जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने समई बसरी यानी ऑडियो विजुअल और इशारती ज़राए अबलाग की मदद से लोगों में तौलीद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में क्या किए, आगाही पैदा करने के लिए अलग अलग इक़दाम किए। कौन कौन से इक़दाम किए, तो उन्होंने क्या किया, मालूमात को मुश्तहर करने में वालिदैन, यानी उन्होंने क्या किया, इश्तिहार किया, यानी न्यूज़ेस। फिर आप देखेंगे कि टीवी के ऊपर ऐड वगैरह आते हैं,
है ना। तो डिफरेंट टाइप के एड्स बनाए गए, डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाई गई, अलग अलग एनजीओ के जरिए लोगों तक पहुंचा गया। आपने देखा होगा इससे पहले कि हमारे पहले स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम होते नहीं थे, अब स्कूल्स के अंदर इसके प्रोग्राम होते हैं। बाज आपका बच्चियों को समझाया जाता है, बाज आपका बच्चों को समझाया जाता है किस तरह के सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन की जाती है। तो ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो सरकारी और गैर सरकारी यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके क्या किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। फिर उसमें क्या किया जा रहा है कि इन सारी मालूमात को पहुंचाने के लिए वालिदैन, फिर करीबी रिश्तेदारों, उस्तादों और दोस्तों को भी क्या किया जा रहा है, उनसे अहम रोल अदा करवाया जा रहा है। नौजवानों को सही जानकारी फराहम करने की गर्ज से स्कूलों में भी जिनसी तालीम शुरू करने की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बच्चों को तो तोहमात और जिनसी पहलुओं के बारे में गलत तस्वुरात रखने से बाज रखा जाए। देखिए एक तो चीज ये है कि इसका एक मकसद तो ये है कि भाई बच्चों को जिनसी पहलुओं से मुतालिक जो गलत तस्वुरात है उससे बचाने के लिए और तोहम परस्ती उससे बचाने के लिए स्कूल में लेकर आना चाहिए, ये बात है। लेकिन हमको मालूम है कि एक बहुत कम उम्र के स्टूडेंट के सामने जब इस तरह की बातें की जाती है, इस तरह की चीजें उसके सामने रखी जाए तो उसकी समझ उतनी ज्यादा नहीं है। तो स्कूल में इस तरह की तालीम नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि आज से पहले इस तरह की गवर्नमेंट ने लेकर आया था, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत जबरदस्त उनके अगेंस्ट में ये किया गया कि नहीं, इस तरह की कोई चीज स्कूल्स में लानी नहीं चाहिए। असातिज़ा की तरफ से भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की तरफ से उसको बाद में किया गया, खत्म किया गया। नहीं तो इस तरह की चीजें स्कूल्स में आई थी। तो यहाँ पर इनके है कि भाई इस तरह की जानकारी स्कूल में देना चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह की जानकारी जो स्कूल के तलबा उनके दरमियान में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तौलीदी आज़ा जो होते हैं वो उन फुआने शबाब यानी जब जवानी के दिन बढ़ने वाले होते हैं या जवानी आने वाली होती है के मुतालिक तब्दीलियों नेज महफूज और सेहतमंद जिनसी आदत और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां जिसको कहा जाता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। एसटीडी का मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स को बोला जाता है एसटीडी। ठीक है। तो ये बात तो ठीक है कि भाई जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं या उनकी एक एज बढ़ जैसे हम हैं, आज आपकी उम्र है, तो उस दौरान में इस बात को बताया जा सकता है कि किस तरह की तब्दीलियां रोनुमा होती है। एक लड़की है, अगर उसके जिस्म में प्यूबरिटी एज आने के बाद अगर एमसी आती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रन होती है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी क्लीनिंग किस तरह से की जाएगी, उसकी पाकी साफी किस तरह से की जाएगी, तो वो उसके लिए ठीक है। इसी तरह से सेहतमंद जिनसी आदत की सेहतमंद जिनसी आदत किस तरह के होते हैं, आप किस तरह से अपने आप को बचा के रखेंगे, आप आपकी नजरों को नीचे रखेंगे, आप उस तरह की बातें कानों से नहीं सुनेंगे, आप उस तरह के दोस्तों में उठेंगे बैठेंगे नहीं, आप आपके जिनसी जो उज़्व है उनको बार बार छेड़ेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनको बताकर हम उन बच्चों को बुराई से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर इसी तरह से जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां, तो इस तरह की बातें जब हम बताएंगे तो बच्चे खुद ही उस बुराइयों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो ये जो एक एस्पेक्ट है ये बात पॉजिटिव है, सही है, हम इसको करना भी चाहिए और गवर्नमेंट इसको कर भी रही है। फिर इसी तरह से एड्स है, नॉर्मली आप देखते हैं एड्स के मामले में बार बार अवेयरनेस करवाया जाता है बहुत सारी चीजों में के बारे में। मुनासिब इल्म लोगों और बिलखुसूस नौजवानों को एक सेहतमंद तौलीदी जिंदगी गुजारने में क्या करती है, मदद देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि होता ये है कि अनफुआने शबाब में जब जवानी की उम्र होती है या डेवलपमेंट होता है तो उस वक्त ये होता है कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान गलत तरीके इस्तेमाल करता है। नतीजे में ये होता है कि जब वो अपनी उम्र के सही दौर में पहुंचता है जहां पर उसको सारी चीजों के मौके होते हैं, तब वो उन सारे बातों का ख्याल नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि उसको उसका इल्म नहीं है। तो हमको तो ये मालूम है कि इस्लाम ने खुद हमको इस तरह के इल्म को पहले से ही उजागर करने के लिए कहा है। साथ ही साथ इस तरह की चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में और क्या करती है, इजाफा करती है। तो ये सारी बातों को हम कहते हैं तौलीदी सेहत। समझ में आ रहा है? ये सारी बातों को हम क्या कहते हैं, तौलीदी सेहत। नाउ इसी को अगर कुछ चीजें जो इंग्लिश में लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिसको मैं समझा देता हूं कि जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज and provide right information to the young so as to discourage child from believing in myths.
کہ کچھ بہت سارے توہمات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، بہت ساری پرانی باتیں بنائی ہوئی رہتی اس طرح کی، اور ہیونگ مس کنسپٹ اباؤٹ دی سیکس ریلیٹڈ آسپیکٹ. Proper information about reproductive organ, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease and AIDS. تو اس طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے اس طرح کے علم کو ہم نے پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک، تو یہ پورا سبق اسی بات سے کیا کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، انہی باتوں کو سمجھاتا ہے. Now ایک اور جو چیز ہے اس کے انٹروڈکشن میں وہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پیوبرٹی ایج آتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہوتا ہے جس کو ہم شادی وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں. نا لوگوں میں بالخصوص بالغ جوڑوں میں اور اس طبقے کے لوگوں کو جو شادی کی عمر کے ہو، میں نے یہ کہا کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک کلچر ہے، وہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو بھی سیکشل تعلقات ہو وہ ایک بہت ہی اچھے ویژن کے ساتھ ہو، ایک بہت ہی اچھی سوچ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جب ہوتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہماری سوسائٹی میں جو بنا ہوا ہے وہ ہے شادی. ایک ایگریمنٹ ہے دو لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے، ضبط تولید کے لیے دستیاب مواقع، حاملہ ماؤں کی نگہداشت. اب شادی کے بعد کا جو دوسرا دور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تولیدی دور. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کی عمر کے بعد کہ بیبی ہوگا یا بچہ ہوگا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر ضبط رکھنا ہے، یعنی تولیدی پروسیس کو روک کے رکھنا ہے. تو ایک بات یہاں چل رہی ہے ضبط تولید کے لیے دستیاب مواقع کی، جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو یہ مواقع بتائے جائے کہ وہ اپنی بچوں کی کیا بولے گے، بچوں کے پیدائش کو کس طرح سے روکے. تو اس کے مواقع کی یہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں روک سکے، اب اگر پریگنینسی ٹھہر گئی تو ان حاملہ ماؤں کی نگہداشت کیسے کی جائے. پھر پیدائش کے بعد ماں اور بچے کی نگہداشت کیسی کی جائے. پھر اپنے دودھ پلانے کی اہمیت یہ کیسا سمجھایا جائے. پھر نر اور مادہ بچے کے لیے مساوی مواقع وغیرہ کے بارے میں تعلیم دینے سے ان سماجی طور پر باشعور، صحت مند اور مطلوبہ معیار کے خاندانوں کو تیار کرنے کی اہمیت اجاگر ہوگی. نا یہاں پر اگر کچھ چیزوں کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھے تو ایک شادی شدہ جوڑے کے پاس جو سب سے بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بیبی پروڈیوس ہوگا یا نہیں ہوگا. اب وہ 1 سال میں ہوگا، 2 سال میں ہوگا، یا 2 سال کے بعد ہوگا، یا 3 سال کے بعد ہوگا. یہ اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہمارے پاس سوسائٹی میں چلتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ تولید کے اوپر روک لگانے والے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے روک لگا سکتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرا، اگر تولید نہیں روک سکے، اب حاملہ ہے تو وہ ماں کی نگہداشت آپ کس طرح سے کریں گے. کیا اس کو آپ چھوڑ دیں گے یا اس کے کھانے کا خیال رکھیں گے، کس طرح سے خیال رکھیں گے. ہر منتھ میں اس کے چیک اپ کروائیں گے. تو بیبی کا ڈیولپمنٹ کا اس حاملہ کی نگہداشت آپ کس طرح سے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب حمل ہوتا ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کے بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں. جیسے ہم نے 9 months کی جب بات کی تو اس ماں کے جسم سے سارا کیلشیم وہ بچہ یوز کر لیتا ہے، سارے نیوٹریئنٹس یوز کر لیتا ہے. تو اس ماں کی جو صحت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہے. تو اس کو کس طرح کے فوڈ مٹیریل آپ دیں، یہ ساری باتیں بتانا بہت ضروری ہے شادی شدہ جوڑوں کو، نہیں تو اکثر مسائل یہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں. پھر پیدائش کے بعد ماں اور بچے کی نگہداشت کیسی کی جائے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ دولہے والے یعنی جو فیملی ادھر والی ہے جن کی خود اولاد ہے وہ برڈن فیل کرتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں ان کو مائکے میں. اب وہ ساری ذمہ داری کس نے اٹھانے، جبکہ یہ ذمہ داری ہمارے پاس اسلام نے اس کے باپ پہ رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنسپٹ ہے. تیسرا ہے اپنا دودھ پلانے کی. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بھائی دودھ پلانے کے معاملے میں کس طرح کی چیزیں رکھی گئی ہے کہ ہم کو خود حکم دیا گیا کہ 2.5 سال تک، یعنی 2.5 سال کا دودھ چھڑانے میں لگے. اس طرح کی ہم کو باضابطہ گائیڈ لائنس ملتی ہے نا. تو یہ باتیں اپنا دودھ پلانے کی اہمیت ماں کے نزدیک، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو ماں کے جسم میں آلریڈی پہلے سے بنے ہوئے کیا ہوتے ہیں، اینٹی باڈیز. یاد آ رہا ہے، کولیسٹرول ہے نا. تو وہ بچے کی صحت کے لیے. اسی طرح سے نر اور مادہ بچے کے لیے مساوی مواقع. اب یہ جو ایشو ہے سوسائٹی کا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ کیا ہے، ہم نے یہ سنا کہ بھائی جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نہیں، ایک بچی ہے اس کی بھی اگر آپ پرورش کریں گے تو میں اور تم ساتھ ہوں گے، 2 ہے تو بھی، 3 ہے تو بھی. تو ہمارے کو اس کے لیے انکریج کیا گیا، مینس پوری سوسائٹی کو اس بات کے لیے انکریج کیا گیا کہ یہاں پر دونوں بھی نر اور مادہ کو کیا ملنا چاہیے، مساوی مواقع ملنا، ایکول ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لڑکوں کو تو بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں، لڑکیوں کو انکریج نہیں کر رہے. یا آپ کے گھر میں لڑکی ہوئی، آپ نے
تو یہ ساری باتوں کا شعور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، پیدا کرنا مطلوب ہے. تو صحت مند تولید یا تولیدی صحت کا صرف اتنا سا مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں کہ جو ریپروڈکشن کے اعضاء ہے ان کو کیسا صحت، نہیں، بلکہ ایک پوری سوسائٹی کا کنسرن اس میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. پھر ایسے مسائل کی آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے جو آبادی کے بے قابو اضافے، سماجی برائیوں جیسے جنسی استحصال، جنسی جرائم وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہے اس سبق کا جو مقصد ہے وہ مسائل سے، اب آبادی کے متعلق یا آبادی کے بے قابو اضافے کا یہ ایک جو کنسیپٹ ہے پاپولیشن انکریز ہونے کا، اس کا میننگ جو ہماری سوسائٹی میں لیا جاتا ہے وہ ایک الگ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو فوڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یعنی ہم کو وہ بڑھانا پڑے گا، جبکہ ہمارے پاس اتنا فوڈ گرو نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنا رسک ساتھ لاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ نہیں سوچتے. لیکن ایک صحت مند تعلق سوسائٹی کے لیے اس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر پاپولیشن بڑھے گی تو اس کے لیے کس طرح کے ریکوائرمنٹس ہوگی، تو فوڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو وہ فلفل کیسا کرے گے. تو اس لیے کہ ہم فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہم فلفل نہیں کر سکتے، اس لیے بچے پیدا مت کرو، یہ ہماری پاپولیشن بڑھنا نہیں چاہیے. تو اس طرح کے بھی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے. پھر انہی مسائل کو سمجھنے سے کیا ہوگی، جو سماجی برائی ہے جیسے جنسی استحصال ہے، جنسی جرائم ہے، ریپ کیسز ہے، یا جنسی استحصال ہے، کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے ان کے ساتھ ہونے والے نازیبا حرکات ہے، وہ جنسی استحصال، وہ ساری باتیں یہاں پر رہے گی. تو ان سے متعلق ان کو سوچنے لگانا یا سمجھانا تاکہ ان کے بارے میں سوچنے کے اہل ہو اور انہیں روکنے کے لیے کیا ہو، ضروری اقدامات کرے. اور سماجی طور پر ایک ذمہ دار، دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشلی ہم ریسپانسیبل پرسن کیسے بنے اور سوشلی ساتھ ساتھ ایک صحت مند سوسائٹی کی ہم تعمیر کیسا کرے، یہ پورا اس سبق کا کیا ہے، مقصد ہے. تو اس سبق کو یا اس ہم بولیں گے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سبق کا پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریپروڈکٹیو لیول پہ ایک صحت مند سوسائٹی کی تعمیر کے لیے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے اندر ہم یہاں پر بہت ساری باتیں کریں گے اور یہ سارے مسائل سے ریلیٹڈ یہاں پر ڈسکشن رہے گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں میکسیمم باتیں جو رہے گی وہ تھیوریٹیکل رہیں گی، جس کو آپ نے صرف میمورائز کرنا ہے، جس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے. مطلب اگر ایگزام میں یہاں سے کوئی سوال آتا ہے تو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ کی وہ عام طور پہ بولتے ہیں نا چاندی ہے. چاندی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مارک کمانے کا بہت بڑا موقع ہے. تو یہاں سے جو بھی کوشچن آئے گا اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے 100% اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ سبق بہت چھوٹا ہے اور اتنے آسان آسان کنسیپٹ ہے جن کو بہت آسانی سے آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سبق کی تیاری ہم کو بہت اچھے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، نو اب میں اس کے اوپر انگلش میں کوئی اور ڈسکشن نہیں کرتا. ناؤ اب تولیدی صحت حاصل کرنے کے واسطے بہت سارے منصوبے بنائے گئے. تولیدی صحت حاصل کرنے کے کیا ہوتے ہیں، بہت سارے منصوبے بنائے گئے. جیسے تولیدی صحت حاصل کرنے کے مختلف منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ بروئے کار لانے کے لیے مستحکم انفراسٹرکچرل سہولتیں، پیشہ ورانہ مہارت اور مالی امداد درکار ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہت اچھی رہے تو ہم کو کیا کیا چاہیے، تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، ایک ہے انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے کیا ہو، ہاسپٹلز ہو، بہت اچھے کیا ہو، دواخانے ہو جہاں پر ہم بہت اچھا کیا کریں، علاج کر سکیں. اسی طرح سے پیشہ ورانہ مہارت. پیشہ ورانہ مہارت کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر ایک پیشہ ہے، وہ کیا ہے، یہاں پر جو پیشہ ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے متعلق ہے. اس کا مطلب یہاں پر ہم کو کس کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر. اس کی پڑے گی بہت اچھے ڈاکٹر کی، بہت اچھی نرسز کی، بہت اچھی دائیا کی، ان کی ضرورت ہم کو پڑے گی تاکہ وہ اس انداز میں. پھر اسی کے ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت پڑے گی مالی امداد کی. کس کی ضرورت پڑے گی ہم کو، مالی امداد کی، یعنی پیسوں کی. پھر یہ لوگوں کو حمل، پیدائش، ایس ٹی ڈی یعنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈس آرڈر، پھر اسقاط حمل. اسقاط حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ابارشن ہے نا، حمل کو گرا دینا، حمل کو ساخت کر دینا. پھر اسی طرح سے مانع حمل. مانع حمل مطلب
प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करना, प्रेगनेंसी को रोकना। इसी तरह से हैज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर एक सोसाइटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यानी बांझपन। तो इस तरह के मुख्तलिफ तौलीद से मुतालिक मसाइल से वाबस्ता तिमदी मदद और निगहदाश्त फराहम करने के लिए क्या है, जरूरी है। तो हमारे पास ये लेवल अगर होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशा वाराना महारत वाले लोग या माली इमदाद करने वाले लोग होंगे, तो ये जो मसाइल है, इन मसाइल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर निगहदाश्त यानी अच्छे से अच्छी आप परवरिश कैसा कर सकते हैं, कि इसके लिए क्या करेंगे, मदद मुहैया कराने के लिए वक्तन फौक्तन बेहतर टेक्निकों यानी टेक्नोलॉजी, नई तदाबीर को क्या करना पड़ेगा, बरोए कार लाना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मुअस्सर निगहदाश्त नहीं होगे तो फिर वो जो सोसाइटी का ख्वाब हम देख रहे हैं वो नहीं हो सकती है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, क्या कि जिन्स का तयन, आमतौर पे सेक्स डिटर्मिनेशन इसको बोला जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, जिन्स का तयन के लिए एमिनियोसेंटेसिस पर कानूनी पाबंदी ताकि बढ़ती हुए जुनून कशी पर क्या लगाया जाए, कानूनी रोक लग सके, और वसी पैमाने पर बच्चों की टीकाकारी वगैरह कुछ ऐसे प्रोग्राम है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जिन्स का तयन। आमतौर पे हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे और मैं इसको और एक्सप्लेन भी करूंगा कि जिन्स का तयन यानी सेक्स मालूम करना है कि भाई हमारे पास जो बेबी होने वाला, जो बच्चा होने वाला है, वो मेल है या फीमेल है, वो लड़का या लड़की है। तो जिन लोगों के घरों में ये होता है कि भाई लड़की नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको मालूम हो जाए कि ये जो बेबी होने वाला ये लड़की है, तो वो उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जान से मार देते हैं और उसको माँ के पेट में ही किल कर देते हैं। तो उसके लिए टेक्निक यूज की जाती है, उसको कहा जाता है एमनियोसेंटोसिस। क्या बोला जाता है इसको, एमनियोसेंटोसिस। क्या बोला जाता है इसको, एमनियोसेंटोसिस। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है, इसके ऊपर क्या लगाया जाए, रोक लगाई जाए, इसके ऊपर क्या लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। तो इस तरह के शोबों के काम ये भी होते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों का टीका कराने यानी उनके जो हम बोलते हैं कि टीका वगैरह लगाना, टीका लगाने का मतलब क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी उनको बर वक्त क्या किया जाए, बीमारियों से बचने के लिए क्या लगाया जाए, वैक्सीन लगाया जाए। उस वैक्सीन लगाने के अमल को हम क्या कहते हैं, टीकाकारी यानी वैक्सीनेशन का अमल होता है। तो हमने देखा है कि बचपन जब होती है तो 1 महीने में दिया जाता है, 2 महीने का अलग दिया, 3 महीने का अलग दिया जाता है, अलग अलग टाइप के। तो ये भी सारे काम जो किए जाएंगे वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू, इस शोबे के तहत किए जाएंगे। फिर एमिनियोसेंटोसिस जो है, एमिनियोसेंटोसिस जांच में नमू पजीर जुने से रकीक फ्लूइड का नमूना लेकर जीन के खलियों और महलूल अशिया यानी सब्सटेंसेस का तज्जिया किया जाता है। आमतौर पे ये एमिनियोसेंटोसिस होता क्या है, एमिनियोसेंटोसिस में क्या किया जाता है, जो माँ के जिस्म के अंदर जो फ्लूइड होता है या माँ के जिस्म के अंदर जो निकलने वाली रुतूबत होती है, जो फ्लूइड होता है, जो उसके जिस्म से निकल रहा होता है, उसकी जांच की जाती है। और उसकी जांच करने के बाद उसमें मालूम पड़ता है कि उसके जो जीन है, उस जीन के खलियों में, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन के खलियों के जरिए एमनियोसेंटोसिस में क्या कहते हैं, फ्लूइड निकाला जाता है और जीन के खलियों। अब ये जो जीन के खलियों की बात हो रही है, जीन के खलियों, तो बेसिकली ये जीन के खलिए नहीं है, ये क्या है, जुनैन के खलिए। जुनैन के खलियों का मतलब क्या है, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। जो माँ के पेट में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो जुनैन डेवलप हो रहा है, उसके सेल को हासिल किया जाता है। और उसके सेल हासिल करने से उनको क्या मालूम पड़ता है, अगर आपको याद होगा, हम इसको आगे मैं डिटेल में और बात बताऊंगा, लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि जब oogenesis का अमल होता है तो oogenesis के अमल में क्या बनती है, पोलर बॉडी। याद आ रहा है, फीमेल की केस में जब oogenesis का अमल होता है तो क्या बनती है, पोलर बॉडी। और पोलर बॉडी के साथ क्या बनता है, सेकेंडरी ऊसाई। क्या बनता है, सेकेंडरी ऊसाई। तो बेसिकली क्या किया जाता है, पोलर बॉडी को चेक किया जाता है। मतलब अगर फीमेल है तो उसके जिस्म में क्या रहेंगी, पोलर बॉडी। क्योंकि आपको याद होगा तो हमने कहा कि जब वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है तभी उसके जिस्म में क्या बन जाते हैं, एग। याद आ रहा है, बिफोर प्यूबरिटी। और जो मेल है उसके अंदर प्यूबरिटी के बाद
स्पर्म वगैरह बनना शुरू होते हैं, तो वहां पहले ही सिलेक्शन हो चुका होता है। जब सिलेक्शन हो चुका होता है तो उस वक्त उनके जिस्म के अंदर पोलर बॉडी वगैरह ये बनने शुरू हो जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके उसके सेक्स का तयन किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे ये मार्क होता है कि ये जो पैदा होने वाली है ये लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो फिर उसकी वो क्या कर देंगे, जुनैन कुशी कर देंगे। क्या कर देंगे अगर उनको मालूम हो जाए तो, जुनैन कुशी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेथ, ठीक है। तो इस तरीकों को क्या किया जाए, इसके ऊपर कानूनी क्या लगाई जाए, पाबंदी। तो अगर आप कहीं पर देखा होंगे आप लोगों ने, अक्सर सोनोग्राफी वगैरह के सेंटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन या अमीनोसिंथेसिस या प्रोहिबिटेड लिखा हुआ होता है। वहां पर टेक्निक्स के नाम लिखी होती है, कौन कौन से टेक्निक्स है जो प्रोहिबिटेड है, यानी हमारे पास ये सारे काम नहीं होते, इस तरह से लिखा जाता है। फिर इस तरीकेकार का इस्तेमाल जुनैन में कुछ जेनेटिक अवारिस यानी डिसऑर्डर। अब एमनियोसेंटेसिस का एक तो ये हो गया जिसके जरिए क्या होगा, जुनैन कशी होगा, लेकिन इसका दूसरा फायदा है। वो फायदा क्या है कि अगर कोई बच्चा है, कोई एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है और उसको पैदाइशी कुछ अवारिस है, पैदाइशी कुछ उसको क्या हो जाए, डिसऑर्डर, पैदाइशी उसको कुछ बीमारियां हो जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम, जैसे हेमोफीलिया, हम आगे चल के ये डिजीज पढ़ने वाले हैं, हेमोफीलिया, और इसी तरह से कौन सा है, डाउन सिंड्रोम्स। ये जो बीमारी है, ये बीमारियां बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनको दोबारा क्यूर करना बहुत मुश्किल है। तो अब ये है कि इन बीमारियों के जरिए हम ये मालूम कर लेंगे कि वो जो बच्चा रहेगा उसके अंदर किस तरह की बीमारी है। तो एक तो ये हो सकती है कि उस बीमारी को आप दुरुस्त कर लें, या फिर उस बेबी के दुनिया में आने को रोक दे। तब वो एक अलग बहस है, एक अलग केस है, लेकिन सिर्फ यहाँ समझना इतना है कि इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम एक पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। पॉजिटिव काम क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक अवारिस यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसी रहती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये खानदान से खानदान में ट्रांसफर होती रहती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इतनी खतरनाक क्यों है, उसका रीजन ये है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस तरह से क्या होती रहती है, पास होते रहती है, आगे जाते रहती है। इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर को अगर मालूम करना है तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे जुनैन बरकरार रखने की सलाहियत की भी क्या होती है, जांच। इसलिए आप देखते हैं कि कंटिन्यूअस 9 मंथ्स तक वो जो हामिला खातून होती है, प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसकी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेक करवाया जाता है। बेसिकली क्यों चेक करवाया जाता है, तो वहां पर देखना क्या होता है कि जुनैन कितनी सेहतमंद है, कि उसका हार्ट बना, दिल बना, धड़क रहा, नहीं धड़क रहा, किडनी प्रॉपर उसका फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारे। तो बेसिकली इन टेक्निक्स का यूज कर कर हम क्या कर सकते हैं, तौलीदी सेहत को और अच्छा बना सकते हैं। और इन्हीं टेक्निक का यूज करके हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो इनकी जो पॉजिटिव चीजें रहेंगी हम उसको अपलिफ्ट करेंगे, जो नेगेटिव चीजें हम उनके ऊपर रोक लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे, ठीक है। हाँ, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो सिंड्रोम है, पीसीओडी, बराबर है। तो फीमेल के अंदर अक्सर एक और बीमारी होती है पीसीओडी, ठीक है, ओवेरियन सिंड्रोम होता है, पीसीओडी जिसको बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होती है आजकल, स्पेशली आजकल जो है, इस तरह की बीमारी में बहुत ज्यादा, पहले इस तरह के केसेस बहुत कम होते थे, लेकिन आजकल हमारे पास हर घर में 1 या 2 खवातीन ऐसी होती है जिनको इस तरह की बीमारियों की शिकायत होती है। उसके बहुत सारे रीजंस में, मतलब बहुत सारे रीजंस है, उसमें से एक रीजन है जो फूड हैबिट है, कि आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि आप एक्सरसाइज किस तरह करते हैं, नहीं करते, ये से बहुत सारी चीजें। तो इनके लिए भी अवेयरनेस लेकर आना। क्यों अवेयरनेस लेकर आना, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, इसकी वजह से या तो प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी शिफ्ट होने की वजह से खानदानी बहुत सारे मसाइल जनरेट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। हम इंशाल्लाह उसको आगे जब ये पूरा सबक पढ़ेंगे मैं वहां पर इसको डिस्कस में लाऊंगा और बताऊंगा कि हमने किस तरह की चीजों के ऊपर तवज्जो देना चाहिए ताकि हमारे खानदान के जो मसाइल है, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है, वो रिजॉल्व हो सके, हल हो सके, ठीक ना। फिर एक और चीज है
یہ جو بات ہماری چل رہی ہے، ہماری بات ہے تو بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہی ہے. اب ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ جو نئے جوڑا ہے یا نئے لوگ ہیں، اب حاملہ خاتون ہے، اس کے معاملے میں اب دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ تعلیم سے متعلق مختلف میدان جیسے تحقیق یعنی ریسرچ. تو اب ایک تو ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی، اب ہم بات کرنے والے ہیں ریسرچ کی بات جو تعلیم سے متعلق ہے. تو کس طرح کی تحقیق کی جائے، کس طرح کی ریسرچز کی جائے، اس کو بڑھایا جائے، تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مطلب بہت ساری جگہ پر ہے. تو ممبئی میں ایک سینٹر ہے اسپیشلی پورا وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر ہی کام کرتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ NIRH کچھ اس طرح کا نام ہے. میں وہاں گیا تھا، میں نے وہاں انٹرویو وغیرہ دیا میرے PhD کے ٹائم پر. تو میں نے وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھا تھا. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی ریسرچ، اس طرح کی تحقیق کو کیا کیا جاتا ہے، اپلفٹ کیا جاتا ہے، ان کو بڑھایا جاتا ہے. اور سرکاری اور غیر سرکاری ایجنسی کو کیا کرے، نئے طریقے معلوم کرنے کے لیے اور پہلے سے موجود طریقوں کو اور بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ہے، مدد کی جاتی ہے. تو ایک اس میں سے ایک جو نام ہے جس کو کہا جاتا ہے سہیلی. یہ اکثر معلوم ہوگا آپ کو کہ سہیلی جو ہوتی ہے یہ عورتوں کے لیے ایک نئے کھانے والی مانع حمل دوا ہے. دوا ہے جس کے ذریعے کیا ہوتی ہے، پریگنینسی روکی جاتی ہے. یہ سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ CDRI اور میرے حساب سے یہ جو CDRI یہ لکھنؤ، کہاں پر ہے، لکھنؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سہیلی نام کی جو دوا ہے یہ کہاں پر بنایا گیا، CDRI لکھنؤ. یہ ایک بہت بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے جو لکھنؤ میں موجود ہے. تو وہاں یہ تحقیق کی گئی اور تحقیق کر کے یہ سہیلی نام کی دوا بنائی گئی تاکہ جو خواتین ہیں وہ حمل کو کیا کرے، روک سکے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانوں نے کیا کیا، ہندوستانی سائنسدانوں نے اس کو تیار کیا، جن سے متعلق معاملات کے بارے میں بہتر آ گئی. طبی سہولتوں کے ساتھ بچوں کی پیدائش کے بعد بہتر نگہداشت، ماں اور نومولود کی اموات کی گھٹتی شرح اور چھوٹے خاندان والے جوڑوں کی تعداد میں اضافہ، پھر اسی طرح سے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈس آرڈر کی بہتر تشخیص اور ان کی نگہداشت، مجموعی طور پر جن سے متعلق تمام مسائل کے بارے میں اضافی طبی سہولتیں ایک بہتر تولیدی صحت مند کی اشارہ کرتی ہے. تو اس سے بات ہمارے کیا سمجھ میں آتی ہے، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کے حل کو ہم اس سبق میں پڑھنے والے اور ان مسائل کے حل کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب کے اوپر ہم اس سبق میں ڈسکشن کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کا شاید وقت ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ کل اس سے آگے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے.